सर जब नींद नहीं आती और नींद ना आने की सूरत में कुछ लोग तंग आकर स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या कोई देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता इससे? कोई भी चीज़ जो आप अननेचुरली करना चाह रहे हैं वो कभी भी आपके लिए यूज़फुल नहीं हो सकती, वो हमेशा हार्मफुल होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नेचुरली भूख नहीं लग रही है, आप भूख लगवाने की दवाई खा रहे हैं। आपको नेचुरली बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही, पेन रहता है, हर वक्त पेन किलर खा रहे हैं। सेम इस तरीके से आप स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, आप हैप्पीनेस हार्मोन्स लाने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ आप अननेचुरल कर रहे हैं वो नुकसानदेह है बॉडी के इसका लिए। हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? पहला इफ़ेक्ट तो ये होता है कि आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो होता है वो ये है कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आप जब स्लीपिंग पिल शुरू करते हैं, आप शुरू कर सकते हैं, फिर छोड़ नहीं सकते। फिर जिस दिन आप गोली नहीं लेंगे उस दिन नींद नहीं आएगी। दूसरा जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है। आज आपको एक गोली से नींद आ रही है, हफ्ता 10 दिन महीना आप यूज़ करेंगे, फिर एक गोली भी असर हो जाएगी, फिर आप 2 गोलियों के साथ सोएंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर ऐसा ऐसा आप पूरा पूरा पत्ता खा जाएंगे, आपको सुकून नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। और वो कंडीशन जो होगी वो बड़ी मिजरेबल होगी, उसको रिवर्स करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता होता है। तो इसलिए स्लीपिंग पिल्स की बजाय आप अपने जो डेली रूटीन मैटर्स हैं उनको एडजस्ट करें, अपनी डाइट ऐसी करें, अपने आप को स्लीपिंग इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करें। आपका जो बेडरूम है, आपका जो पिल्लो है, आपका जो बेडरूम की लाइट है, ठीक है, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको एडजस्ट करें और एक रूटीन सेट करें कि मैंने इस टाइम पे सोना है, तो वो ऑटोमेटिकली जी। आपकी बॉडी एडजस्ट होने शुरू हो जाएगी। सर आप बात कर रहे हैं नींद ना आने की, तो नींद ना आने से कहा जाता है कि आपका जो वेट है वो भी गेन होता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बच्चियों में अक्सर हेयर फॉल का शिकार हो जाती हैं बच्चियाँ, इसके पीछे क्या साइंस है? जी, सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी नींद कम होती है तो आप ज़्यादा देर जागते हैं। ज़्यादा देर जागते हैं तो ज़्यादा देर वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे मेंटल वर्क करें, चाहे फिज़िकल वर्क करें, तो उसके लिए बॉडी को एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए फिर बॉडी को फूड भी ज़्यादा लेनी पड़ती है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जब आप जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी को बताते हैं कि अब भूख लगी है, अब आपने खाना खाना है, अब पेट भर गया, अब आपने छोड़ देना है। लेकिन जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो नेचुरल हार्मोन हमारा होता है गैरेलिन जिसको बोलते हैं, वो बताता है कि अब पेट भर गया है, वो हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नींद कम रखने वाले लोग ज़्यादा खाते हैं। जब ज़्यादा खाते हैं तो फिर वेट गेन होता है। फिर इसी तरीके से जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो फीमेल्स में हार्मोन चूँकि जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए उनका हेयर फॉल भी बढ़ता है, उनके पीसीएस के मसाइल भी आते हैं, इसके अलावा और भी उनके जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। सर नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए, लेकिन हमारे जो बड़े-बूढ़े हैं, उनको इतनी नींद नहीं आती है। जितना मर्ज़ी वो लेट सोएँ, जितना मर्ज़ी लेट सोएँ, लेकिन ये कि फ़जर के वक़्त उनकी आँख खुल जाती है, नहीं तो सुबह के 7-8 बजे आँख खुल जाती है। 5 से 6 घंटे उनका होता है स्लीप जो टाइमिंग होती है। इसके पीछे क्या साइंस है? स्लीप टाइम जो है वो डिपेंड करता है और वो चेंज होता है एज़ पर आपकी एज के हिसाब से। जी। यंग एज में ज़्यादा सोना चाहिए, ओल्ड एज में कम सोना चाहिए, वो बॉडी की डिमांड ही इतनी होती है। तो लिहाजा यंग एज में 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। और 8 घंटे का मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप है। वही मैंने आपको पहले बताया कि हम लेटते तो शायद 8-8 घंटे भी लेट जाते होंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती। तो हमारी जो स्लीप हैबिट्स हैं वो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे की लाजमी होनी चाहिए। और जहाँ तक बड़ों की बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि बड़ों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। फिर एज बढ़ने के साथ साथ उनको बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, यूरिक एसिड के, प्रोस्टेट के, इस तरह के डिफरेंट मसाइल्स होते हैं जो उनको लॉन्ग टर्म के लिए सोने से जो रोकते यंग हैं। जनरेशन है, इसका मतलब है इसी वजह से वो ज़्यादा सोती है क्योंकि उनको नींद ज़्यादा आती है। हाँ जी। ये हमारे व्यूअर्स में जो भी पेशेंट्स बैठे हुए हैं उनको बताएं जो अपनी औलादों को कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, इतनी वो मसला ये है कि सोते तो हैं लेकिन सोने का टाइम नहीं है ना प्रॉपर। मतलब आप शाम जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अब बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सुबह 4 बजे तक जागते रहें और 4 बजे आप सोना शुरू कर दें और फिर सारा दिन सोए रहें। ये ऐसे ही है। अल्टरनेट गलत है ना। बुजुर्ग कभी भी आपको सोने से मना नहीं करते, घरों के बड़े जो हैं जी। वो आपको लेट देर देर तक सोने से मना करते हैं। वो कहते हैं रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। बिल्कुल और हमारी नेचर भी यही कहती है। नेचर, ये तो बड़ा पुराना वो इंग्लिश का प्रोवर्ब हमने सुना हुआ था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ जी। मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम ना हेल्दी रहे, ना वेल्दी रहे, ना वाइज हुए, क्योंकि हम अर्ली टू बेड जाते ही नहीं है, अर्ली टू राइज होता ही नहीं है। जी। तो ये मसले हैं हमारे साथ। सर अगर नींद ना आने की बात करें तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की।
तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सारे बुरे ख़यालात या फ्यूचर की जो आपकी फ़िक्र है, ये हमें रात के वक़्त ही क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं होती? जो ओवर थिंकिंग है या कोई भी थिंकिंग है वो तभी होती है जब आप अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं। जी, हम सारा दिन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, जॉब होल्डर्स हों, बिजनेसमैन्स हों, किसी भी तरह का काम करते हों। हमें सारा दिन ये टेंशन होती है कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ को लेके आना है, फ़लाँ को छोड़ के आना है, फ़लाँ के साथ ये एक्टिविटी करनी है, फ़लाँ के साथ हम अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं हैं। जब हम बेड पे जाते हैं तब हमें ख़्याल आता है कि मेरी भी कोई लाइफ़ है, मैंने भी कुछ करना है, मैंने भी कहीं जाना है, मेरा भी कोई टारगेट है, ठीक है ना? जब वो अपने टारगेट पे बात करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि मैंने ये थिंकिंग करनी थी, फिर उसको वो स्ट्रेस बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई लोन रीपे करना है तो उसको फिर रात को याद आएगा कि आज 5 हो गई है, मैंने तो 8 तारीख का प्रॉमिस किया हुआ था, मेरे पास अभी बजट नहीं बना। ऐसा ही है। फिर इसी तरीके से उसने कोई बिजली का बिल पे करना है, हाउस रेंट पे करना है। मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स में और इश्यूज़ होते हैं कि बच्चों के ये मसाइल हैं, ये लेने जाना है, ये देने जाना है, ये चीज़ सुबह करनी है, ये रहती है, फ़लाँ को ये पहुँचाना है, फ़लाँ को ये लेना है, ये जॉब पे होते हैं। तो हम में से अक्सर लोग जॉब से घर आ जाते हैं लेकिन उनका दिमाग अभी जॉब पे होता है। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो घर आके भी ऑफ़िस की ईमेल्स, ऑफ़िस के व्हाट्सएप, ऑफ़िस के सॉफ्टवेयर्स और इस तरह की चीज़ें खोल के बैठे होते हैं, अपने कुलीग्स को या सबऑर्डिनेट्स को फ़ोन कर रहे होते हैं कि सुबह ये लाज़मी करना, सुबह ये नहीं करना, ये मैं भेज रहा हूँ आपको ईमेल, ये देख लेना, सुबह ये प्लान कर लेना, सुबह ये प्लान कर लेना। तो इट्स मीन कि हम ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस स्लीप की तरफ नहीं जा पाते। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मैट्रिक में होते हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, रात को पढ़ते रहते हैं और कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि सुबह फ़जर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ो, फिर आप पढ़ो और उससे क्या होता है, आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो मेमोरी है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हमारे जो जेन ज़ी हैं, वो इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते और रात देर तक पढ़ते हैं। इसका भी कोई इफ़ेक्ट है, कोई साइंस है इसके पीछे? देखिए, ये डेफ़िनेटली है कि जैसे अगर आप या मैं हम सारा दिन काम करके थके हुए हैं और शाम को फिर हमें कहा जाए कि अब ये एक्टिविटी है और ये रात सारी रात बैठ करनी है, तो हमसे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जी। थकावट में है। तो मेंटल भी हेल्थ भी इसी तरीके से है कि दिमाग सारा दिन डिफरेंट काम कर के थका होता है। आप रात को फिर उसको बुक पकड़ा दें कि ये सारी रात में याद करनी है और सुबह पेपर देना है, तो वो नहीं हो सकता। उससे बेहतर ये है कि जो आपका सारा दिन का स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करें, आप अच्छी नींद लें, ताकि नींद लेने के बाद जब माइंड फ्रेश हो जाए फिर आप उसको काम दें कि ये मेमोराइज़ करना है। फिर वो जल्दी मेमोराइज़ करेगा और ज़्यादा देर तक मेमोराइज़ हो सकेगा। जी। लेकिन हमारे यहाँ एक थोड़ा-सा इशू ये भी है कि ये जो मैट्रिक, इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ में चल रहा है, उनको ज़रा पीसफुल एनवायरनमेंट रात में मिलता है। बाकी घर वाले सो गए, टेंशन ना हुई, कोई डोर बेल नहीं बज रही, कोई बाहर गली में आकर नहीं आ रहा, कोई खांचा फरोश नहीं आ रहे। तो उस तरह से उनको ज़रा पीस मिलता है, तो उस वक़्त भी उनको ज़रा लगता है कि मैं चलो दिन में सो लूँगा, रात में पढ़ लेता हूँ। लेकिन बेहतर यही है कि वो सुबह फजर टाइम उठ के पढ़ें, तो वो हेल्दी ब्रेन होता है, उस वक़्त ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपने अभी बात की थी कि हमारे जो बेडरूम का, हमारे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारी नींद पे। तो आपके हिसाब से एक परफ़ेक्ट स्लीपिंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। जैसे आपने स्लीप एपिडेमिक की बात की। स्लीप एपिडेमिक इसी तरह से है कि अगर आपके आस-पास के लोग टाइम से नहीं सो रहे तो आप भी नहीं सो पाएँगे। सेम इसी तरीके से अगर आपके आस-पास वाले सो गए तो आप भी सो जाएँगे। ये अमूमन कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और रात की ड्राइव है या दिन की ड्राइव है, तो जो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा है वो ना सोए। क्योंकि वो अगर सोएगा तो ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जी। तो सेम इसी तरीके से आप अगर एनवायरनमेंट बनाते हैं तो हर एक बंदे को नींद आना शुरू हो जाती है। तो एनवायरनमेंट को पीसफुल रखने के लिए ये है कि लाइट्स जो हैं वो डिम हों, आपका जो रूम फ्रेशनर है वो आप यूज़ करें ताकि एक अच्छी खुशबू आ रही हो, आपका जो बिस्तर है वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप रात को शावर लें, अच्छे कपड़े पहनें, ठीक है। और एक बिल्कुल हेल्दी इन्वायरमेंट में जब अपने आप को आप लेके आते हैं तो नींद आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, लाइट्स चल रही हैं, लोग खड़े हैं, तो हमें यहाँ तो नींद नहीं आएगी ना। नींद आने के लिए भी हमें वो उसकी तैयारी चाहिए, उसके लिए वो इन्वायरमेंट चाहिए। वो जितना अच्छा हम इन्वायरमेंट बनाएंगे उतनी अच्छी नींद आएगी और उतनी जल्दी आ जाएगी। जी। और बॉडी फिर एडिक्ट हो जाएगी। बॉडी को पता होगा कि जैसे ही मैंने इस इन्वायरमेंट में आना है, अब मैंने रेस्ट की तरफ चले जाना है और अब मैंने सो जाना है। सर, ख्वाब हमारी नींद के लिए कितने ज़रूरी हैं? कहा जाता है कि अगर कोई ख्वाब देखता है और उसको सुबह उठ के वो याद नहीं रहता, तो दैट मीन्स वो बहुत गहरी नींद में है। तो क्या ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप
नींद के फौरी बाद उठ जाते हैं तो फिर शायद आपको ख्वाब याद रहे, लेकिन जो लोग डीप स्लीप में जाते हैं उनको ही अच्छे ख्वाब आते हैं और फिर वो अपनी स्लीप पूरी करके उठते हैं। तो वो तब तक, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी होती है जो ब्रेन स्टोर नहीं करता, उसको इतनी देर के लिए रखता नहीं है, तो इसके लिए फिर ब्रेन जो है वो उसको इरेज़ कर देता है, डिलीट कर देता है। तो जब सुबह उठते हैं तो हमें याद ही नहीं होता कि हमें क्या ख्वाब आया था। और अमूमन जो हम ख्वाब देख रहे होते हैं या अमूमन सुबह सुना रहे होते हैं, अक्सर वो हमारी अपनी ख्वाहिशात होती हैं या अपनी हमारी विल पावर्स होती हैं। जो सारा दिन हम सोच रहे होते हैं वही हमारी जो डिस्टर्ब स्लीप है उसके अंदर हम खुद ही इमेजिन कर रहे होते हैं, वो हमारे मन गढ़ंत ख्वाब होते हैं। वो ये भी होता है कि जब हम उठते हैं, उठने के बाद वो फिल्म हम वहाँ से फिर भी शुरू कर लेते हैं कि वो मैं उठा था फिर बाद में मैंने वहीं से दोबारा रिस्टार्ट किया। वो एक्चुअली ख्वाब नहीं होते, वो ख्यालात होते हैं। तो उन ख्यालात के साथ वो चीज़ें चल रही होती सर एक और नई टर्म है कैचअप स्लीप जिसे कहा जाता है, और इसका मतलब ये है कि आपने पूरा हफ्ता कम नींद ली, काम ज़्यादा किया, 4 से 5 घंटा आप एक दिन में सोए और फिर आपने वीकेंड पे 12-12, 14-14 घंटे की नींद ले ली। तो क्या ये काम करता है तरीका? है। देखिए, किसी हद तक थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे, लेकिन ये एक अच्छी रूटीन नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक पूरा हफ्ता भूखा रखूं और हफ्ते के एंड पे मैं आपको मटन खिलाऊं और आपको कहूँ आप सेहतमंद हो जाएं, तो ये तो नहीं होगा ना। आपकी बॉडी को रूटीन में फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए। हम बाकी सारे इलाज करवा रहे होते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ पे हमारा फोकस नहीं होता। हम बाकी सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो करवाते हैं लेकिन कभी हमने मेंटल हेल्थ का नहीं सोचा। तो ये जिस तरह हम एक्सरसाइज को फोकस करते हैं, जिस तरह हम डाइट को फोकस करते हैं, सेम इसी तरीके से हमें अपनी सेहत में नींद को बहुत फोकस करना चाहिए। अगर हमारे नींद रूटीन में नहीं है तो एग्जैचुरेटेड नींद या कैचअप स्लीप जो है वो कभी भी हमारी बॉडी को उस तरीके से रिफ़्रेश नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब एक और टर्म का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी जिसे कहते हैं ब्रेन फोग, आपके दिमाग का सुन्न हो जाना। क्या इसका मतलब क्या है? और हमारे से ये भी शेयर कीजिएगा, क्या ये जो बीमारी है या जो भी डिज़ीज़ है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग को या हमारी किसी चीज़ पे फोकस को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह से करती है? जी बिल्कुल, मैंने शुरू में यही बात की थी कि जब हमारा ब्रेन ओवर एक्टिव करेगा या हाइपर एक्टिव होगा तो वो कभी भी अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा। आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉई है जिससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब होती है ना। तो इसी तरीके से अब जब ओवर एक्टिव होता है माइंड तो डेफिनेटली वो फोक कंडीशन में चला जाता है। वो चूँकि उसको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला, वो रिफ़्रेश नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी जो सलाहियत होती है, जो उसका फोकस होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस तरह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा होता। सर आजकल आपको पता है कि डिजिटल दौर है, तो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, ट्रैकिंग एप्स आ गई हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं कि जी आपकी नींद इतने घंटे की है तो आप हेल्दी हैं, या आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है, आपकी हार्ट बीट वगैरह, और आपने कितने स्टेप्स लिए हैं दिन में, कितना आप चले हैं, ये सारा कुछ नोट डाउन करती हैं। तो इसका कोई फ़ायदा है क्या? ये सही चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी नींद को नोट करके और अपनी इम्यूनिटी में अगर हमारी कोई चीज़ कम है या कुछ है तो हम इस पे काम कर सकते हैं? देखिए, किसी हद तक तो हेल्पफुल हो सकती हैं लेकिन डेफिनेटली ये 100% चीज़ें क्लियर तो नहीं बता सकती ना कि क्या सूरत हाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक पे स्लो स्लो जा रहे हैं तो वॉच को ये लगेगा या ऐप को ये लगेगा कि आप वॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो, तो वो तो स्पीड से ट्रैक कर रही होती है ना कि कितनी स्पीड आप ले रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत भी डिटेक्ट हो जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये ऐसी ऐप्स हमें खुद डिटेक्टिव बना देती हैं। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा कितने स्टेप्स हो गए हैं, अच्छा कितनी हार्ट बिल्कुल बीट हो ऐसे गई ही है। है, ये वो। और वो चीज़ भी हमें नहीं सोने देती। हम देख रहे होते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। वो बार बार देखने की जो तजस्सुस सा होता है ना, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो भी हमें नहीं देने। और दूसरी बात ये है कि वो जो हमारी वॉच है वो कभी भी क्वालिटी ऑफ स्लीप तो मैयर नहीं कर सकती ना। आप 10 घंटे बेड पे सोए रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि आपने बहुत अच्छी नींद ली है, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहा है, ख़यालात के शिकार रहा है, गुस्से में हो सकता है, किसी परेशानी में हो सकता है। तो सुबह वो ऐप तो आपको बताएगी कि आप बहुत हेल्दी हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी थकावट का शिकार होगी, आपकी बॉडी में पेन हो रहा होगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इस तरीके से वो ऐप्स की जो एडिक्शन है उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करके
उसी को अपना डॉक्टर मान लेना, उसी को अपना लाइफ कोच मान लेना, ये समझदारी नहीं है। ये हमारे लिए असिस्टेंट का काम ज़रूर करती हैं, लेकिन इनको हम लीडर नहीं बना सकते, इनको फॉलो नहीं कर सकते। सर, स्ट्रेस और एंजाइटी तो नींद ना आने की वजह हो ही सकती है, लेकिन क्या हमारी बॉडी के अंदर या हमारी फिज़ीक के अंदर कोई इस तरह की चीज़ या कोई डिज़ीज़ हो सकता है जो हमारी नींद पे अफेक्ट कर सकता है? और अगर किसी इंसान को स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है तो क्या इन सारी चीज़ों के चेकअप के लिए उसको डॉक्टर विज़िट करना चाहिए? डेफ़िनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी की हेल्थ को डैमेज कर सकती है। ठीक है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो उससे आपका असाबी तनाव रहेगा, आपके मसल रिलैक्स नहीं होंगे, आपका स्टमक ठीक नहीं होगा, ठीक है, आपकी आँखें ठीक नहीं होंगी, आपका ब्रेन ठीक नहीं होगा, आपकी कार्डियक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए सम टाइम बहुत सारी दूसरी बीमारियों के लोग भी नींद नहीं ले पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को कार्डियक इशू है, अगर किसी को कोई शुगर का इशू है, उसको रात को बार बार यूरिन आता है, उठना पड़ता है, कोई बॉडी पेन्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, कोई भी इस तरह की बीमारी है, तो उनको भी वो, चूँकि जो बीमार बंदा है वो कहाँ सो सकता है, और जो बीमार नहीं भी है फिर भी नींद नहीं आ रही, तो फिर उसको सम टाइम अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन बैक एंड पे कोई बीमारी हो सकती है। उसको कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, उसके ब्रेन का कोई कैंसर हो सकता है, उसको कोई और ऐसा इशू हो सकता है जो उसको नींद नहीं लेने दे रहा। तो कोई भी बॉडी में जब आप ऐसी अनयूजुअल चेंज देखें, किसी भी किस्म की, सिर्फ स्लीप से नहीं, कोई भी बॉडी में अनयूजुअल चेंज देखें, तो उसको इग्नोर करने के बजाय या उसको यूट्यूब पे टोटके देखने की बजाय आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज़ सम टाइम लेट हो जाती है। अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ डिजीज़ उस वक्त डिटेक्ट होती हैं जब वो इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुँच चुकी होती हैं। जी। हमारे यहाँ आम तौर पे आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कैंसर का उस वक्त पता चला जब 4th स्टेज पे चला गया था, तब किसी हॉस्पिटल ने भी नहीं लिया, कोई दवाई भी असर नहीं कर रही थी, और फिर वो बड़ी तकलीफ़ में उसने बाकी लाइफ गुजारी। जी। तो इसलिए बॉडी में जब भी आप किसी भी किस्म की अनयूजुअल चेंज देखें तो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, लाजमी डिस्कशन करें, और अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम करवाते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए और बहुत सारी आपकी जो बीमारियाँ हैं वो आपको घेर लें।